एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिशियन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, है ना? बड़े मजे से छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे होगे। चलो, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग पढ़ रहे हो और रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना? तो चलो, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस बता देती हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था, है ना? लाइक हमने लास्ट टाइम अब तक हम लोग सेल के डिस्कवरी से लेकर के शेप, साइज, नंबर, हमने सारी चीजों को देख लिया है। इसके बाद जो लास्ट वाला लेक्चर था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और उसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा था और अरेंजमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, है ना? किसने किया, कैसे किया, हम लोगों ने सारी चीज देखी थी। तो मैं थोड़ा सा बेसिक से बता देती हूँ। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको वो जो होता है हर सेल के कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो कैसा भी सेल हो, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज लिविंग वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स दी साइटोप्लाज्म। हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट एंड द 3 कंपोनेंट आर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जिसमें हमने देखा था कि लिपिड जो होते हैं उसका कुछ वो इस तरह से होता है, इसका हेड होता है, दिस इज द टेल पोजीशन, एंड जो हेड वाला पोजीशन होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, इट लव्स वाटर, एंड द टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक होता है ना? ये टेल पोजीशन इज हाइड्रोफोबिक एंड हेड वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन केस में वो इस तरह से अरेंज हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ताकि दोनों एंड जो होता है वाटर वाला वो आउटसाइड रहे और अंदर की तरफ वो जो फोबिक पोजीशन है वो अंदर की तरफ रहे। उसके बाद हमने देखा था प्रोटीन वाला पोर्शन, देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एम्बेडेड होता है, एंड 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन को हमने कहा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन को हमने कहा था इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में हमने देखा था वो प्रोटीन जो आउटर सरफेस पे सराउंड है। इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में हमने देखा था वो जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है। अब आप लोगों का आता है क्वेश्चन सेशन और आपको जवाब देना है कि जो अरेंजमेंट है या जो नया मॉडल दिया गया था जो रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो लेटेस्ट अरेंजमेंट है, जो लेटेस्ट मॉडल है, वो किसने दिया था और वो कब दिया था? ये क्वेश्चन इज, जो लेटेस्ट अरेंजमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट एंड व्हेन, कब और किसने दिया था, ठीक है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है वन फंक्शन अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक फंक्शन बताना है, राइट? वन फंक्शन अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा था। हमने देखा था there are 4 types of membrane. One is semi-permeable, selectively permeable, impermeable and permeable, है ना? जिसमें हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। फिर हमने सेमी परमिएबल के बारे में देखा था कि इट अलाउज ओनली वाटर टू एंटर इनटू दी सेल, है ना? हमने ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। हमने देखा था कि 2 प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है। एक वो जो फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन तक अगर ट्रांसपोर्ट होता है उसको हमने कहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा वो जो फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, इसको हमने कहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिर हमने देखा था कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, एंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इट रिक्वायर्स एनर्जी, उसको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है? हमने ये सारी चीजें देखी थी। चलो, आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना? और थोड़ा सा और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सो राइट डाउन अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नए तरीके से लिखो अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उस दिन हमने थोड़ा सा लिखा था ना, तो वो एक बिल्कुल सा आइडिया देने के लिए मैंने लिखवाया था, और एक नए तरीके से फिर से लिखो, ठीक है ना? लिखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, है ना? इस वजह से अभी हम लोग मेंशन कर रहे हैं अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जहां पे हाई कंसंट्रेशन है बावजूद उसके उसी को और जरूरत है, मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है और दूसरी तरफ कम मॉलिक्यूल है, फिर भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है टुवर्ड्स दी हायर मॉलिक्यूल, जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब जहां पे कम से ज्यादा की तरफ अगर जा रहा है, दिस इज अबाउट द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखे, लिखो इट रिक्वायर्स एनर्जी, या ऐसे लिखो एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, बस दिस इज ऑल अबाउट। अब एनर्जी मतलब बॉडी में एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एटीपी है ना, हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। चलो आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने आपका 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन आपको जवाब देना है, ठीक है ना, याद है ना सबको। जल्दी से वीडियो पॉज करो एंड कमेंट करो। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग अबाउट दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हमने पढ़ लिया, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हमने ये चीज देखा था, राइट, हमने ये चीज देखा था। लेकिन ये तो इतना क्लियर हो गया, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन होता है। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अब एक को कहते हैं डिफ्यूजन और दूसरे को कहते हैं ऑस्मोसिस। एक को कहते हैं डिफ्यूजन और दूसरे को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या मतलब है, क्या कह रहा है, सब बताते हैं। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, अब ये क्या होता है ऑस्मोसिस और ये क्या होता है डिफ्यूजन, SI1। देखो दोनों का दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही कैटेगरी है, क्योंकि अब जब पैसिव ट्रांसपोर्ट का कैटेगरी है मतलब चाहे वो ऑस्मोसिस हो चाहे वो डिफ्यूजन हो, दोनों कैटेगरी में ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन होगा। क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ रहा है तो ये दोनों तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही जाएगा। अब बात आती है जब दोनों का दोनों हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर किस बेसिस पे दोनों को बांटा गया है। तो आपका जवाब होता है कि दोनों को बांटने का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि ऑस्मोसिस में, अब वो क्राइटेरिया ये है कि वो मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, क्या मूवमेंट वाटर का हो रहा है या मूवमेंट किसी गैसेस का हो रहा है या किसी और चीज का मूवमेंट हो रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मूवमेंट वाटर का होगा, अगर मूवमेंट वाटर का होगा तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस, और अगर मूवमेंट वाटर के अलावा किसी और चीज का होगा तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 कैटेगरी का हुआ, एक को हमने कहा ऑस्मोसिस, दूसरे को हमने कहा डिफ्यूजन। फर्क ये है कि अगर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको हमने नाम दे दिया ऑस्मोसिस। लेकिन अगर वाटर के अलावा गैस, अगर लाइक गैसेस हमारे बॉडी में एक्सचेंज होते हैं, अगर उस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हमने कह दिया डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो हेडिंग डालो पैसिव ट्रांसपोर्ट में, अब हेडिंग डालो डिफ्यूजन। सो राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है, so as to spread the substance uniformly in the given space is known as diffusion। ठीक है, फिर से कह रही हूँ, the process of movement of substance from the region of higher concentration to a region of lower concentration so as to spread the substance uniformly in the given space is known as diffusion। ठीक है, एग्जाम्पल देकर के लिखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 and oxygen across the membrane, transport of CO2 and oxygen across the membrane।
यहाँ तक लिख लिए। अगर यहाँ तक लिखने के बावजूद किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन के कैटेगरी में रखेंगे। अब देखो होता क्या है, हमारे बॉडी में लंग्स है, सबकी बॉडी में लंग्स है, कुछ इस प्रकार से हमारे लंग्स है। मान लेते हैं, मैं बहुत ही रफ सा डायग्राम बना रही हूँ कि लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स है, लंग्स इज अ मीडियम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, है ना, यानी हमारे बॉडी का CO2 बाहर हो रहा है वाया लंग्स और हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर बॉडी में जा रहा है वाया लंग्स, ठीक है। यानी लंग्स का जो अल्वियोलाई होता है, यहाँ पे तो एक्सचेंज होगा, बॉडी के अंदर जाना है तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर की तरफ आएगा, ऐसा एक्सचेंज तो होना है। यानी अगर मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का बदलाव हो रहा है तो हमने उस रिस्पेक्ट में कहा, क्या कहा? डिफ्यूजन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम कब तक ट्रांसपोर्टेशन होगा? तो आपका जवाब है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस तब तक होगा जब तक मेम्ब्रेन के इस पार और मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ अगर कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। मेम्ब्रेन की इस तरफ और मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। मतलब कहने का ट्रांसपोर्ट कब तक होगा? ट्रांसपोर्टेशन तब तक होगा जब तक के दोनों तरफ कंसंट्रेशन, जब तक के मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट लिखो ऑस्मोसिस। इट इज डिफाइंड। देखो अब ऑस्मोसिस तो कहा जाएगा, क्या ऑस्मोसिस को हम डिफ्यूजन नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ऑस्मोसिस को भी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ही कैटेगरी में ऑस्मोसिस आता है, लेकिन उसको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया क्योंकि उसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं इट इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ डिफ्यूजन। Osmosis is a special condition of diffusion where transportation of water, transport क्या हो रहा है? पानी हो रहा है from a region of higher concentration to a region of lower concentration. It is a special case. So write down, it is defined as the diffusion of water. Underline this term water. Water is very important. अगर आपने पूरा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिख लिए, वाटर मेंशन नहीं किए हो तो टीचर उसको गलत कर देंगी, ठीक है। तो लिखो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, अंडरलाइन द टर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो मेरी दूसरी बात सुनो, हमने अब तक जब पढ़ा था तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या देखा था? वहां पे हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन जब मैं आप लोगों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली दी मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। पढ़ा था ना हमने कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस को इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया गया है। एक तो ये कि ये डिफ्यूजन का थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, दूसरा ये कि ऑस्मोसिस के होने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये दो टर्म जरूर से लिखना ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में, वन इज वाटर एंड द अनदर वन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फिर वही बात आती है, मैडम ट्रांसपोर्टेशन कब तक होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन तब तक होगा जब तक दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाए। अब मेरी बात सुनो, एक आपके पास ग्लास है, ठीक है, मेरी बात सुनोगे। आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी क्या है? भरा हुआ पानी, फुल ग्लास ऑफ वाटर है। आपके पास एक ग्लास है जिसमें वाटर क्या है? पूरा भरा हुआ। और आपके पास दूसरा है, ठीक है, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या किया गया? दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया गया, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया गया। अब मैं कहूंगी कि पानी कहाँ से कहाँ की तरफ जाओगे? तो आप आराम से कहोगे मैम जहाँ पे पानी रहेगा वहीं से ना वहीं की तरफ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इधर की तरफ आया,
आएगा ना, जिधर पानी है उधर से पानी दूसरी तरफ जाएगा जहाँ पे पानी नहीं है ना, ये पॉइंट हुआ। तो अब बात आती है पानी नहीं है वहां तक तो चला गया, लेकिन कब तक जाएगा? तो आप लॉजिक लगाओगे, मैडम कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए, है ना। दोनों का लेवल जब भी बराबर हो जाएगा तब तक क्या हो जाएगा? दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होते रहेगा। अब दोनों में आधा आधा भर गया है, दोनों का लेवल आधा आधा हो गया, क्या अब कहीं भी इधर से मॉलिक्यूल इधर या इधर से मॉलिक्यूल उधर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन तो हुआ, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन भी हुआ। कब तक हुआ? जब तक के दोनों में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाए। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलो अब यहाँ तक लिखने के बाद अब ऑस्मोसिस भी आपको मैं कह दूं दो प्रकार का होता है। ऑस्मोसिस भी दो प्रकार का होता है। शायद कंफ्यूज हो रहे होगे, मैम आप ये क्या कह रही हैं? पहले कहीं के ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का होता है, एक को कहा गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर आपने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक को कहा डिफ्यूजन, दूसरे को कहा ऑस्मोसिस। फिर आप कह रही हैं ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है। कह रहे हो ना? कंफ्यूज मत होना, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो समझ में नहीं आए बार बार रिप्ले करना, ठीक है? और तब भी नहीं समझना तो आई बी ऑलवेज अवेलेबल। देखो लिखो, यहां तक ऑस्मोसिस में लिख ले, अब लिखो देयर आर, नेक्स्ट पॉइंट लेकर के लिखना, इस तरह से करके लिखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे बात आती, अब यहाँ पे किस बेसिस पे बांटा गया है? अब यहाँ पे किस बेसिस पे बांटा गया ऑस्मोसिस को? हमने तो पढ़ लिया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया, और वो दो कैटेगरी था कि एक में कहा गया कि पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दूसरे में कहा गया पानी के अलावा किसी और चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वहां पे तो हमने समझ लिया, क्लियर हो गया वहां तक बात। अब यहाँ पे आप कह रही हो ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, व्हाट डज इट मीन? तो यहाँ पे मैटर करता है, यहाँ पे हम बात करते हैं सेल के रिस्पेक्ट। So, there are two types of osmosis. One is known as endoosmosis and the another one is known as exoosmosis. अब देखो ये सेल है, इसमें वाटर है। अब ऑस्मोसिस है, अगर ऑस्मोसिस है तो वहां पे हम सिर्फ दिमाग में पानी को रखेंगे और कुछ भी नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है ना? तो अब देखो ये है हमारा सेल, ठीक है? अगर कोई चीज सेल के अंदर आ रहा है, मतलब कोई चीज यहाँ पे कहने का मतलब वाटर, अगर वाटर सेल के अंदर आ रहा है उसको हमने कह दिया इंडोऑस्मोसिस। अगर पानी सेल के अंदर आ रहा है तो उसको हमने कहा इंडोऑस्मोसिस, और अगर पानी सेल से बाहर निकल रहा है तो उसको हमने कह दिया एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस वो जिसमें पानी सेल के अंदर आ रहा है, एक्सोऑस्मोसिस वो जिसमें पानी सेल के बाहर जा रहा है। सो राइट डाउन अबाउट द इंडोऑस्मोसिस। लिखो, इंडोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। सेल के अंदर पानी के आने को कहा इंडोऑस्मोसिस। नेक्स्ट पॉइंट देख लिखो, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक विथड्रॉल, मतलब पानी का बाहर निकलना। एक्सोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम दी सेल। अगर पानी सेल के बाहर जा रहा है उसको हमने कहा एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो माने बाहर, ऑस्मोसिस माने ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर पानी का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है तो उसको हमने कह दिया एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब देखो, जब पानी सेल के अंदर आता है, ऑस्मोसिस हो रहा है, जब पानी सेल के अंदर आता है तो सिचुएशन क्या होगा? सोचो, जब पानी सेल के अंदर आ रहा है तो सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन ये होगा कि बाहर कंसंट्रेशन कम है, पानी का बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम सब? एकदम क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? देखो, अभी हमने पढ़ा एंडोऑस्मोसिस और हमने पढ़ा एक्सोऑस्मोसिस। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एंडोऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, पानी क्यों अंदर आ रहा है? तो पानी अंदर इसीलिए आ रहा होगा कि पानी बाहर में ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तभी ना मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू दी इनसाइड होगा।
तो ऐसे सिचुएशन में अब अगर मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि पानी बाहर में 200 ml है और पानी अंदर में 150 ml है। पानी बाहर में 200 ml है, मान के चल रहे, इतना नहीं होता है, ठीक है, मान के चल रही हूँ, बिल्कुल एकदम मैं इजी सा नंबर लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आता जाए, कहीं पे दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। मान लेते हैं पानी अंदर बाहर में 200 ml है, पानी अंदर की तरफ 150 ml है। तो मैंने कहा अंदर कम बाहर ज्यादा, तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो मूवमेंट तो होगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट तब तक होता है जब तक मूवमेंट बराबर नहीं हो जाए। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो बाहर से पानी अंदर की तरफ आएगा। सॉरी, यहाँ पे 150 ml नहीं, यहाँ पे 100 ml मान के चलते हैं। यहाँ पे 100 ml है, यहाँ पे 200 ml है। यहाँ पे 100 ml है, अंदर में 100 ml है और बाहर में 200 ml है। तो मैं कह रही हूँ कि मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। कब तक मूवमेंट ऑफ वाटर होगा? जब तक के दोनों तरफ बराबर बराबर नहीं हो जाए। अब मान लेते हैं यहाँ से मूवमेंट हुआ 50 ml का, मान लेते हैं यहाँ पे मूवमेंट हुआ 50 ml का, यहाँ से मूवमेंट अंदर की तरफ हो 50 ml, अंदर ज्यादा हो गया, यहाँ पे 100 ml है, अब प्लस 50 ml हो गया, यहाँ से 50 ml यहाँ आ गया। तो अब क्या हो गया? बाहर भी 150 ml, अंदर भी 150 ml, दोनों तरफ क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर हो गया। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर हो गया तो अब क्या मूवमेंट होगा? अब मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट कब तक होता? जब तक दोनों तरफ बाहर और अंदर कंसंट्रेशन को बराबर करना, ये मेन मोटिव है, अंदर और बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन को बराबर करना है। तो एंडोऑस्मोसिस में हमने देखा था कि पानी अंदर इसलिए आ रहा था क्योंकि बाहर की तरफ कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा था और अंदर की तरफ कंसंट्रेशन पानी का कम था, इस वजह से बाहर से पानी अंदर की तरफ आया। समझ में आया ना? बाहर से पानी अंदर की तरफ आया। कब तक आया? जब तक के बराबर नहीं हो जाए। कब तक आया? जब तक के बराबर नहीं हो जाए। एक सिचुएशन ये हुआ। अब देखो, जहां पे कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा होगा, जहां पे कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना, एकदम सिंपल सी कहानी सुनो। किशमिश होता है ना, रेजिन, किशमिश पहले क्या होता है? एकदम सिकुड़ा सा होता है। किशमिश क्या होता है? एकदम सिकुड़ा सा होता है, एकदम श्रिंक हुआ होता है। उसको पानी में डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है? वो फूल जाता है। वो फूल जाता है ना, यानी अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज्यादा था, पानी बाहर से अंदर की तरफ चला गया, किशमिश क्या हो गया? वो फूल गया। तो बाहर पानी ज्यादा था, इसलिए उसको हमने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसको हमने क्या कहा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब अगला देखो। अब मानते हैं एक दूसरा सिचुएशन है। अब दूसरा सिचुएशन है, अंदर है 200 ml। अब अंदर ज्यादा है, बाहर है 100 ml। अब बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा? कहोगे डेफिनेटली मैम अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर ज्यादा है तो पानी अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा। अब जब पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो अंदर पानी कम होने लगेगा। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि बाहर पानी की कमी है, अंदर पानी ज्यादा है। फिर बात मैं कहूंगी, कब तक मूवमेंट होगा? मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों का सॉल्यूशन बराबर नहीं हो जाए। यहाँ पे 150 नहीं हो जाए, यहाँ पे 150 नहीं हो जाए, तब तक मूवमेंट होते रहेगा। दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए, है ना? ये कहानी है। अब देखो यहाँ पे पहले का सिनेरियो ये था कि ये 200 ml था और ये क्या था? 100 ml था, यानी बाहर पानी कम था, अंदर पानी ज्यादा था। जब ऐसा सिचुएशन हो जहां पे पानी कम होता है, उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी हमेशा सेल से बाहर की तरफ जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी हमेशा सेल के अंदर आता है। क्लियर हुआ ना? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी सेल के बाहर जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी सेल के अंदर आएगा। ये दो सिचुएशन क्लियर हो गया। एक को मैंने बताया एंडोऑस्मोसिस, दूसरे को मैंने बताया एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक्सोऑस्मोसिस के केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये दो चीज हो गया। अब तीसरा है कि दोनों जगह, अब तीसरा केस है कि दोनों जगह 100 ml है, अंदर भी 100 ml, बाहर भी 100 ml, अंदर की तरफ भी 100 ml, बाहर की तरफ भी 100 ml। एक सिचुएशन है, क्या इसमें कहीं पे भी पानी का मूवमेंट होगा? तो कहोगे मूवमेंट ऑफ वाटर कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर जितना है बाहर भी उतना ही है। जब अंदर बाहर दोनों तरफ सेम है तो मूवमेंट क्यों होगा? तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी हमने अभी पढ़ा दो तरह का ऑस्मोसिस हुआ, एक को कहा इंडोऑस्मोसिस, दूसरे को कहा एक्सोऑस्मोसिस। फिर हमने 3 तरह का सॉल्यूशन पढ़ा, एक को कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें पानी सेल के अंदर आ रहा था, दूसरे को कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें पानी बाहर की तरफ जा रहा था, और तीसरे को मैंने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहां पे कहीं से भी पानी का मूवमेंट कहीं पर भी नहीं हो रहा था, कहीं से भी पानी का मूवमेंट कहीं पर भी नहीं हो रहा था। यहां तक हो गया। चलो अब नेक्स्ट लिखो, ऐसे ऐसे देख करके ऐसे कर लो और लिखो। There are 3 types of osmotic solution which can cause osmosis across the semi-permeable membrane, जिसमें पहला वो कहा हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे को कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरे को कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है ना। होप सो आपको समझ में आया होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो ये लेक्चर को मैं अपलोड करने के कुछ वक्त तक कोई लेक्चर अपलोड नहीं करूंगी। मैं इसलिए ऐसा करूंगी ताकि मुझे पता चले, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना थोड़ा सा क्रिटिकल सा है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बहुत सारे नए नए टर्म है। दिमाग एकदम हो सकता है आप लोगों का लगेगा कि बट बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है, काम नहीं कर रहा है दिमाग, बहुत टेंशन हो रहा होगा। बट मैं कह रही हूँ मैं इसलिए 2-3 दिन तक का रेस्ट कर दूंगी ताकि उस 2-3 दिन में आपके दिमाग में जितना क्वेश्चन आए उतना क्वेश्चन मुझसे उस 2 से 3 दिन के अंदर पूछ लेना। उसके बाद ही मैं फिर नया लेक्चर अपलोड करूंगी, और मेरा नया लेक्चर होने वाला है सेल वॉल पर। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सब क्लियर हो गया है ना। और अगर नहीं समझ में आए तो वो किशमिश वाला एग्जाम्पल याद रखना। किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है किशमिश। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पानी अंदर की तरफ आया, फिर फूला हुआ किशमिश को नमक वाले पानी में डाल दो, देखना वो फिर से सिकुड़ जाएगा। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया है ना। तो इस तरह से देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो टिल देन बाय। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चलो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो। बाय।